हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 5 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है रीआर्म यूरोप योजना। यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के द्वारा जो है दिया गया जो है एक योजना है, और इस पर अभी परसों यानी कल 6 मार्च को इस पर डिस्कशन होगा यूरोपीय आयोग के पूरे कमीशन में। इसमें यूरोप को पुनः सशस्त्र करने और साथ ही में यूक्रेन को भी मदद करने की ये योजना की गई है। 800 अरब यूरो की है, यानी 804 अरब डॉलर की योजना है। तो इसको पूरा डिटेल में हम समझेंगे क्या है, क्यों किया गया है। दूसरा समाचार है कि भारतीय रेलवे की उपक्रम IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो समझेंगे नवरत्न का दर्जा देने का क्या मतलब होता है, किस किन आधारों पर दिया जाता है और इससे क्या लाभ होता है। तीसरा समाचार है एक महाकुंभ 2025 अभी बीता है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच, और 45 दिनों में इलाहाबाद में 66 करोड़ से ज़्यादा, अधिकारिक आंकड़े बता रहे 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए हैं। इस दौरान इतने बड़े पैमाने पर लोगों के आने के दौरान एक प्रदूषण और इस तरह की समस्या तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इलाहाबाद प्रशासन ने मियावाकी पद्धति का उपयोग करके वहाँ पे वनारोपण के लिए भी विशेष पहल किया था। 1-2 साल पहले ही उसने प्लानिंग की थी, तो वो एक चर्चा में रहा है, उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं यूरोप को पुनः सशस्त्र करने की यूरोपीय संघ की योजना। देखिए, ये यूरोपीय संघ का स्टार रहा, और ये तस्वीर है, ये यूरोपीय संघ के ही एक मीडिया आउटलेट चैनल द्वारा ये खुद ही तस्वीर दिखाई गई है। इसमें कहीं ना कहीं यूरोप को पुनः सशस्त्र करने की योजना की जा रही है। रीआर्म यूरोप करके यह योजना है, जिसमें यूरोप को 5 चरण के रूप में या 5 पार्ट के रूप में लगभग 800 अरब डॉलर का 840 अरब डॉलर या 800 अरब यूरो की योजना है, जो यूरोप के विभिन्न राज्यों द्वारा सशस्त्रीकरण के लिए और डिफेंस की व्यवस्था करने के लिए किया जाएगा। और ऑब्वियस है कि इसमें यूक्रेन को भी मदद मिलेगी। ये योजना लाने के पीछे जो मेन वजह है कि ट्रंप द्वारा बार बार किया जा रहा है कि यूरोप अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठाए, नाटो के तहत वो अपने खर्चे को बढ़ाए, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो नाटो से बाहर निकलने की योजना है, या जो यूक्रेन पर वो संधि वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है, इन सारी चीज़ों से यूरोप के लोगों ने अपने आप को नाटो के सहयोगी के रूप में ही, नाटो से बाहर के रूप नहीं, नाटो के सहयोगी के रूप में ही अपने आप को सशक्त करने के लिए ये योजना शुरू की है, जिसमें यूरोप को पुनः जो है सशक्त किया जाएगा कि यूरोप अपने से भी अपनी सुरक्षा कर सके। आइए जरा देखते हैं मामले को, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ये अभी चर्चा में भी थी, क्योंकि ये अपनी पूरी तरह से कैबिनेट के साथ, यूरोपीय संघ के पूरे आयोग के सदस्य जो है आयुक्तों के साथ, 22 आयुक्तों के साथ ये भारत के दौरे पे थी। तो इसके बाद यहाँ से वहाँ गई हैं, ये लंदन गई थी, और उसके दौरान ही इन्होंने 4 मार्च को यानी कल यूरोप के रक्षा उद्योग को मजबूत करने और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक योजना पेश की है। अध्यक्ष वान ने कहा कि हम पुनः सशस्त्रीकरण के युग में हैं और यूरोप अपने रक्षा खर्च को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ इन्होंने एक बात ये भी कही कि यूरोपीय संघ के प्रमुख ने कहा कि ये जो रीआर्म यूरोप योजना है, इस योजना में यूरोप की रक्षा के लिए 800 अरब यूरो या 840 बिलियन डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर का ये समकक्ष होगा। अमेरिकी सहायता के निलंबन के बाद जो यूक्रेन को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए 5 भागी योजना का भी ये अनावरण किया गया है, क्योंकि हाल फिलहाल में अमेरिका ने यूक्रेन को अपना जो है सहायता पॉज कर दिया है, सहायता को निलंबित कर दिया है। तो ऐसे में यूक्रेन के तत्काल सैन्य सहायता सहित पूरे यूक्रेन के संरक्षण के लिए, और ये 1 साल में नहीं है, 4 साल की योजना है, 4 साल 5 साल में ये पूरा किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये अभी कहा गया है, पिछले महीने जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन हुआ था जर्मनी में, उसमें भी पहली बार घोषित किए गए इस कदम से देशों को अपने पैसे खर्च करने के तरीके में अधिक लचीलापन मिलेगा। देखिए, जब यही उर्सुला वॉन जो है भारत के दौरे पर थी, तब हमने एक बात बताई थी कि यूरोप को भारत की क्यों ज़रूरत है और भारत को यूरोप की क्यों ज़रूरत है। तो उसमें मैंने एक बात बताया था कि यूरोप इस समय अपने द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गया है। सबसे खराब स्थिति उसकी हुई है, क्योंकि
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हुई अर्थव्यवस्था को अमेरिका के मार्शल प्लान के जरिए काफ़ी मजबूती मिली थी और इसके बाद एक तरह से यूरोप के आर्थिक विकास से लेकर सबकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ही निभा रही थी, उसके बड़े भाई के रूप में या प्रमुख जो है उसके लीडरशिप के रूप में। 90 तक के दशक में तो चलो शीत युद्ध के कारण उनको सुरक्षा का भी भय लगा रहता था, लेकिन 90 के बाद जब पूरी तरह से जो है अब ये हुआ कि सोवियत संघ का पतन हो गया है, उसके बाद यूरोप के देश जो है उनके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अमेरिका को आउटसोर्स कर दी थी और अपने जो उद्योग धंधे है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसको जो है चाइना में सप्लाई चेन के ग्लोबल सप्लाई चेन के हिस्से में उन्होंने चाइना पे कर दिया था। तो न उनके पास मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया बचा था, न सुरक्षा बचा था, लेकिन दोनों चीज़ें चल रही थी और वो पूरा एंजॉय ले रहे थे। लेकिन परिस्थितियां बदली, बहुत तेज़ी से बदली। कोरोना के बाद सप्लाई चेन की समस्या आई, जिसके बाद चीन के साथ उनकी कटुता बढ़ती चली गई। हाल फिलहाल में जो है डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह रखे थे कि आप जो है 2% जो है खर्च करिए नाटो में, नहीं अमेरिका निकल जाएगा। और वर्तमान जो डोनाल्ड ट्रंप का शासन है वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि 5% नाटो खर्चा करें, नहीं तो हम नाटो देश खर्चा करें, नहीं तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम अपना पैसा खर्च करके नाटो की सुरक्षा या यूरोपीय देशों की सुरक्षा करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। यूक्रेन युद्ध चल ही रहा था। ट्रंप ने जो है कह दिया कि वो शांति वार्ता करने के लिए बात चल रही थी एक डील के लिए, और उसी दौरान जो है घटना हो जाती है यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की उनके ओवल ऑफिस में गर्मा गर्मी बहस हो जाती है। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो है जो सहायता जा रही थी उसको पास कर दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं यूरोप के लोगों को एकदम विचलित कर दिया और यूरोप के लोगों को ये समझ में आ गया कि उन्हें अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लेकिन ये सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो के अधीन ही रहेगी, ऐसा उनका मानना है। और आइए जरा देखते हैं इसमें क्या खास बात है, उसको समझते हैं। देखिए, रीआर्म यूरोप योजना जो है चुनौतीपूर्ण समय है। अभी जैसे मैंने जो आपको पृष्ठभूमि बताई, ये यूरोप के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय है। तो इस चुनौतीपूर्ण समय में यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भविष्य की एक 5 सूत्री या 5 पार्ट की ये योजना है। यह योजना यूरोपीय संघ के स्थिरता और विकास संधि में राष्ट्रीय पलायन खंड को सक्रिय करके यूरोपीय संघ के सदस्यों को राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाएगा। यूरोपीय संघ की व्यवस्था के तहत तो उनके बजट में कुछ प्रावधान था, तो ये स्थिरता और विकास संधि के तहत वो नेशनल राष्ट्रीय पलायन खंड को जो है वो करके उसको ये आसान बनाएंगे कि ये देश अपने रक्षा खर्च को बढ़ा सके। और इस योजना का जो पहला भाग है वो राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा में सार्वजनिक निधि के उपयोग को उन्मुक्त करना है। जब ये लाभ मिलेगा, इनको छूट दी जाएगी, तो राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा में सार्वजनिक निधि के उपयोग को उन्मुक्त कर सकते हैं। और यूरोपीय आयोग जल्द ही स्थिरता और विकास संधि के राष्ट्रीय पलायन खंड को सक्रिय कर देगा। इससे सदस्य राज्य अत्यधिक घाटे की प्रक्रिया को बढ़ावा दिए बगैर ही अपने रक्षा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर रक्षा खर्च को यूरोपीय देश अगर 1.5% तक भी बढ़ा देगा, सिर्फ 1.5% तक भी अपने रक्षा खर्च को बढ़ा देगा, तो अगले 4 वर्षों में 6.5 अरब यूरो का राजकोषीय जो है स्थान उनको मिल जाएगा। यानी 4.5 सिर्फ अपने जो भी बजट है उसमें से अगर 1.5% भी और बढ़ा दे तो 650 अरब जो है रुपए, 650 अरब यूरो का जो है उनको वो उनके पास एक फंड मिल जाएगा या एक राशि उनको एक्सेस मिल जाएगी डिफेंस बजट पे खर्च करने के लिए। साथ ही साथ दूसरे प्रस्ताव के रूप में है कि एक नया साधन है कि रक्षा में निवेश के लिए 150 अरब डॉलर जो है सदस्य राज्यों को यूरोपीय संघ द्वारा ऋण भी दिया जा सकता है। यानी 650 अरब डॉलर तो वो अपने बजट से बचा सकते हैं, वो क्लॉज लागू करके कर सकता है। और 150 अरब यूरो, 650 अरब यूरो और 150 अरब यूरो जो है ये जो है इसके जरिए क्या करने के लिए, ऋण के जरिए यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों को दे देता है। तो ये 800 अरब यूरो हो गया। साथ ही साथ इसमें यह बात किया गया है कि यह मूल रूप से जो है जो दूसरा होगा वो बेहतर खर्च करने और साथ साथ खर्च करने, यानी कि राज्यों द्वारा जो सुरक्षा के विभिन्न ऑपरेटर्स हैं उनमें बेहतर खर्च करना है और अलग अलग कर करके, लेकिन एक साथ करेंगे तो उसमें सिनर्जी आती है। सिनर्जी क्या होता है कि जैसे कहा जाता है ना 1-1-11 होता है, तो उसी तरह से ये भी है कि बाकी जो सदस्य राज्य हैं वो अलग अलग एकत्रित करेंगे और साथ साथ खरीद करके ये होगा कि लागत को कम करेगा, विखंडन को कम करेगा, इंटरऑपरेबिलिटी को कम करेगा और
रक्षा औद्योगिक आधार को भी मजबूत करेगा। यह यूक्रेन के लिए एक लाभकारी हो सकता है, यूक्रेन के लिए भी इसका लाभ दिया जा सकता है। तीसरा बिंदु है यूरोपीय संघ के बजट की शक्ति का उपयोग करना। इस क्षेत्र में कह रहे हैं कि हम अल्पावधि में बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि रक्षा संबंधी निवेशों के लिए अधिक धन निर्देशित किया जा सके। कार्रवाई के अंतिम दो क्षेत्रों का उद्देश्य है बचत और निवेश संघ और यूरोपीय निवेश बैंक के माध्यम से भी निजी पूंजी को जुटाना है। देखिए, इसके जरिए यूरोप अपने रक्षा तंत्र को, यानी जो रक्षा औद्योगिक तंत्र है, उसको भी विकसित करना चाह रहा है और अपने देशों में विभिन्न स्तर पे वो पैसे की व्यवस्था कर रहा है ताकि वो खुद को सुरक्षित व्यवस्था कर सके। देखिए, इसमें यूक्रेन उनके लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा भी जब अपना पीस प्लान या जो विक्ट्री प्लान पेश किया गया था अक्टूबर में अपने संसद में, तो उन्होंने जेलेंस्की ने एक प्लान कहा था कि एक यूरोपीय सेना की अवधारणा कर सकती है जिसमें यूक्रेन जीतने के बाद यूक्रेन के पास अपनी जो 8-9-10 लाख की सेना रहेगी, वो बाकी यूरोप के और देश उसको पैसा देंगे जिससे वो पूरे यूरोप का जो है थानेदार के रूप में करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति अगर जीतने के बाद कि वो यूक्रेन ऐसा रहेगा जो इसने रसिया को हराया है, और रसिया को हराने का ख्वाब सभी देखे हैं लेकिन आज तक वो कोई कर नहीं सका है सोवियत संघ के समय से। तो ऐसे में उसको लगता है कि यूक्रेन अगर रसिया से, मतलब प्लान तो उनकी यही थी कि अगर वो युद्ध समाप्त हो जाता है और एज ए पावर के आधार पे, एज ए कहते हैं ना, एज ए स्ट्रेंथ के आधार पे संधि करता है यूक्रेन, तो एक यूक्रेन को ये विजेता या हीरो के रूप में दिखाएंगे। और उसके पास, क्योंकि एक बात तो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी लीडरशिप कुछ भी हो, यूक्रेन की जनता ने जो साहस और वीरता का परिचय दिया है वो दिखाई देता कि यूक्रेनी लोग जो है ना बड़े देशभक्त हमेशा हैं, और वो उस तरह के, जैसे यूरोप के लोगों से ये लड़ाई करना संभव नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, उनमें उनको वो चुनौतियां झेलनी नहीं पड़ी है। कई बार कहा जाता है ना कि चुनौतियां आदमी को मजबूत बनाती हैं, तो वो चुनौतियां झेली नहीं है, तो वो उस तरह के कहते हैं ना कि संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। ये यूरोपीय देश भी जान रहे हैं और वो चाह रहे हैं। इसलिए देखिए, यूरोपीय देश नहीं चाह रहे कि जल्दी युद्ध समाप्त हो या यूक्रेन के जो है उसमें कमी दिखाई दे, क्योंकि फिर उससे रूस का मनोबल बढ़ सकता है। और ये उनके लिए जो उनकी प्लानिंग है कि यूक्रेन भविष्य में उनके लिए एक सुरक्षा के बेहतर विकल्प के रूप में, जैसे कि मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की सेना है, वैसे ही यूरोप के लिए ये यूक्रेन की सेना हो जाएगी और बाकी पैसा खर्च करके वो आगे बढ़ देंगे। ये उनकी बेसिक योजना में है कि यूक्रेन के पास सैनिक है, सिपाही है, उनका अनुभव है युद्ध का, और बाकी हम अगर उसे बैकअप तैयार कर सकते हैं तो हम रूस का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि खतरा उनको मेन रूस से ही लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर जाएंगे। हालांकि वो कह नहीं रहे हैं कि हम नाटो के बाहर, लेकिन वो नाटो के अंदर ही वो ये कोशिश कर रहे हैं। और एक से एक लक्ष्य ये भी होगा कि खर्चा बढ़ जाएगा, जो ट्रंप की चिंता है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये जो 800 अरब यूरो खर्च होगा, इसमें से ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियों से खर्च किया जाएगा, कुछ यूरोपीय डेवलपमेंट होगा। इसमें एक चीज़ याद जान लीजिए, भारत के लिए भी अवसर है, और खासतौर से भारत के रक्षा उद्योग के लिए। कैसे अवसर है? अभी हाल फिलहाल में जब भारत के प्रधानमंत्री गए थे फ्रांस में, तो पिनाका रॉकेट के बारे में चल रहा था कि पिनाका रॉकेट के बारे में चर्चा चल रही है। भारत के जो रक्षा उद्योग के जो उपकरण हैं वो बहुत ही सस्ते और बहुत ही एडवांस्ड हैं। ये मान लीजिए कि दुनिया में ये कहावत है कि अगर कोई भारतीय सेना किसी अस्त्र या शस्त्र का उपयोग कर ले तो फिर उसको ज़्यादातर देश आंख मूंद के ले लेते हैं। ये राफाल के साथ बिल्कुल सटीक है कि राफाल का यूज करते ही भारत ने, जैसे ही राफाल को 36 राफाल लिया, आज राफाल के पास 10-12 साल तक के लिए प्रोडक्शन लाइन पैक है, उसके पास इतने ऑर्डर हैं। तो कहीं ना कहीं वो देश चाहते हैं कि भारतीय सेना किसी तरह से उनके कुछ हथियारों को खरीद ले ताकि दुनिया के और देशों में उनकी मांग बढ़ जाए। तो यूरोप के भी देश हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके यहाँ पे सप्लाई चेन की समस्या आ सकती है, वो भारत के साथ जुड़ के, जैसे फाइटर जेट है, और भी बहुत सारे मिसाइल प्रौद्योगिकी है, आर्टिलरी है, टैंक है, पनडुब्बी है, तो इस तरह की चीज़ों को भी वो भारत के साथ जुड़ के ज्वाइंट डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत भी कर सकता है ऑफकोर्स टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के रूप में, और यूरोप भी कर सकता है। ये यूरोपीय देशों के लोगों में भी ये है कि ये भी किया जा सकता है लॉन्ग टर्म को लेके। इसलिए देखिएगा कि उसी दौरान जो है भाग के जो है यूरोपीय संघ की अध्यक्ष जो उर्सुला है, ये अपने 22 सदस्यों के साथ भारत आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो
एक चीन और अमेरिका और रूस से अलग एक धड़ा है, वो भारत को हेजिंग कर रहा है। और निश्चित है इसमें भारत का फायदा ही होगा, कोई कमी तो है नहीं। लड़े तो और अच्छी बात है, हमें फायदा ही होगा। चीन तबाह हो तो और अच्छी बात है, हमें फायदा ही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि इसमें बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। हालांकि ये सारी चीजें मैंने बता दी है, फिर भी मैं इसको बता देता हूं। देखिए, जर्मनी के अभी जो विदेश मंत्री हैं, हालांकि अब इनको हटना ही है, चुनाव हो गया है, तो एनालॉग बराला कह रहे कि यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम है और यह शक्ति के माध्यम से शांति, ठीक है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, कमजोरी के माध्यम से शांति नहीं, शक्ति के माध्यम से शांति के लिए अब जो दो चीजें आवश्यक है उसमें क्या है, यूक्रेन जो यूरोप की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है। देखिए वही बात आ गई ना कि यूक्रेन को ये लोग कह रहे हैं कि ये यूरोप की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है, के लिए अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है, सैन्य और वित्तीय सहायता, और यूरोपीय संघ की रक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा व्यय में एक क्वांटम छलांग लगा सकता है। यानी यूरोप की स्वतंत्रता की रक्षा करने के एक के रूप में यूक्रेन को भी मदद मिल सकती है और यूरोपीय संघ की रक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा व्यय में भी वृद्धि करने के लिए कहा जा सकता है। और यह क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार यूरोपीय देशों और अन्य नाटो सहयोगियों से अपने रक्षा खर्च को वर्तमान नाटो लक्ष्य जो कि प्रत्येक जीडीपी का 2% है उस पर बढ़ाने के लिए कहना है, और कह रहा है उससे ज्यादा बढ़ाइए, 5% तक बढ़ाइए। इसमें से ज्यादातर राज्य नहीं सहमत है, जबकि पोलैंड जैसे राज्य कह रहे हैं इसको बढ़ाइए। तो ट्रंप प्रशासन ये भी कह रहा है और हाल के दिनों में चल रहे यूक्रेन संघर्ष पर प्रतिक्रिया दी है। अभी जो है वो वाद विवाद हो गया था और सैन्य सहायता रोक दी थी। तो ऐसे में ये हो रहा है कि इन्हें जो है अपने दम पे खड़ा होने की कोशिश करनी होगी। तो इस संदर्भ में वान डेर लेयन ने जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ब्रुसेल्स में संवाददाताओं से कहा कि हम सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक समय में रह रहे हैं। हम नाटोस में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। यह यूरोप के लिए एक क्षण है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि ये यूरोप की मजबूरी है, जिसमें वही दो उद्देश्य कि यूक्रेन को रक्षा के रूप में, रूस के रक्षा के रूप में उसे तैयार किया जाए, उसे सैन्य और वित्तीय सहायता दी जाए, भले अगर वो शांति सम्मेलन भी कर ले तो भी उसे तैयार कर लिया जाए। क्योंकि अभी देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन ही वह देश है जिसने कड़ाई से, मजबूती से, यानी आप कह सकते हो कि यूक्रेनी लोगों का, भले हथियार और सारी चीजें बाहर से आ रही हो, यूक्रेनी लोगों का के ने साहस पूर्वक जो है रूस का मुकाबला किया था और इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता। हताहत बहुत हुए हैं, आज 14 से 16 साल के बच्चे भी उनकी लड़ाई के मैदान में है, लेकिन फिर भी वो कौम है जो मुकाबला, या वो समुदाय है यूक्रेनी लोग जो मुकाबला कर चुके हैं। बाकी यूरोप के देशों की तो ये क्षमता ही दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में उसको मजबूत करना है और अपने रक्षा व्यय को भी बढ़ा के एक मजबूत जो है यूरोपीय एक तरह से सुरक्षा ब्रैकेट बनाने की बात है, जो कि नाटो के तहत ही होगी। अमेरिका का सहयोग भी होगा, लेकिन अगर अमेरिका सहयोग न दे तब के लिए भी वो विकल्प के रूप में रहेगा। अगला जो हमारा समाचार है या मुद्दा है वो ये है कि देखा जाए तो भारतीय रेलवे की कई सारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जो रेलवे के अंतर्गत ही है। रेलवे तो खैर सरकार का विभाग है, तो उसके अंतर्गत कई सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं। उनमें से 6 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। उनमें से 4 पहले से ही नवरत्न का दर्जा था, 2 और को जो है नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। हमारी अपनी फेवरेट वेबसाइट IRCTC, सब जानते हैं उसको, और IRFC, ये दर्जा देते ही जो भारत में यानी रेलवे की 6 के 6 लिस्टेड जो कंपनियां हैं, वैसे तो 12 कंपनियां, लेकिन 6 के 6 जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो सब नवरत्न का दर्जा उनको मिल गया है। और नवरत्न, भारत में नवरत्न की अब 26 कंपनियां हो गई हैं। तो इसमें 25वें और 26वें स्थान पर ये किया गया है। और इससे कहीं ना कहीं इन कंपनियों को जो है बेहतर स्तर पे जो है अपने फाइनेंशियल निर्णय लेने के लिए, कमर्शियल निर्णय लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने के लिए आज़ादी मिल जाएगी। और ये जो सरकार की 1997 से नवरत्न की योजना है, उसके एक जो कहते हैं ना कि हमें भारत को वैश्विक स्तर पे स्थापित करना है, तो जो हमारे सार्वजनिक निगम हैं उन्हें भी वैश्विक स्तर पर कम्पिटिटिव बनाना है, तो उसके एक विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल आप इसको देख सकते हैं। आइए ज़रा सा देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPEC के बीच प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया है। देखिए, CPEC को 3 तरह के रत्न का दर्जा दिया जाता है, नवरत्न, महारत्न
और मिनी रत्न, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इनको नवरत्न का दर्जा दिया है। और इस यूनियन से आईआरसीटीसी और आईएफसी नवरत्न मान्यता प्राप्त करने वाली 25वीं और 26वीं कंपनियां बन गई हैं और भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उद्यम है। भारतीय रेलवे के कुल 12 सीपीसीई हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या सार्वजनिक निगम या लोक उपक्रम जिसे कहते हैं, और सभी 7 सूचीबद्ध सीपीएससी को अब तक नवरत्न का दर्जा मिल गया है। सूचीबद्ध मतलब जो कि लिस्टेड है शेयर मार्केट में, जिनकी शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, और वो अब जो है उसमें उनको सबको सब नवरत्न का दर्जा मिल गया है। पहला रेलवे की जो पब्लिक सेक्टर सीपीईसी थी वो इरकॉन थी, जिसे 2014 में नवरत्न का दर्जा मिला था, ठीक है। नवरत्न का दर्जा क्या होता है, तो देखिए भारत सरकार ने 1997 में केंद्रीय सार्वजनिक निगमों के लिए नवरत्न योजना शुरू की थी, ताकि वैश्विक नेता बनने की यात्रा में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाले सीपीएससी की पहचान की जा सके और उन्हें सहायता दी जा सके। और इसमें से 1997 के बाद कई सारे नवरत्न कंपनियां इतनी बड़ी हो गई थी कि फिर उसमें एक और श्रेणी लाई गई, वह थी 19 मई 2010 में महारत्न योजना। ये नवरत्न की ही ऐसी कंपनियां जिनका आकार क्षेत्र और भी बड़ा हो जाता है, उन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे पास फिर बाद में एक मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुई कंपनियां हैं, जिनमें अब समझिए महारत्न मतलब ये और ज्यादा, यानी एक तरह से भारत सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है उसमें से जो सबसे बेहतरीन या सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनको महारत्न का दर्जा दिया जाता है, और इसके बाद नवरत्न होता है और फिर मिनी रत्न का दर्जा होता है। तो ये जो नवरत्न का दर्जा है उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जाता है जो बेहतरीन वित्तीय और बाजार प्रदर्शन प्रदर्शित करती हैं। यह मान्यता उनकी स्वायत्तता और वित्तीय अधिकार को बढ़ावा देती है। इसको अगर देखा जाए तो इस दर्जे का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह कंपनियां केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के बिना ही किसी परियोजना में 1000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का जो है 15% तक व्यय या निवेश कर सकती है। सार्वजनिक निगमों को उनके वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन क्षमताओं के आधार पर जो 3 श्रेणी बांटी जाती है उसमें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में वर्गीकृत किया जाता है। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा कब दिया जाता है और कैसे मिलता है, तो देखिए सार्वजनिक निगमों को दिया गया नवरत्न का दर्जा केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली रत्न कंपनियों की दूसरी श्रेणी है, और यह वित्त मंत्रालय का जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है डीपीई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, वही किसी सीपीईसी या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या सार्वजनिक निगम या लोक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित 6 संकेतों का विचार करता है। इसमें निवल लाभ का निवल संपत्ति से अनुपात, उत्पादन या सेवाओं की कुल लागत से जनशक्ति लागत का अनुपात, मूल्यह्रास बाजार और कर से पहले लाभ का नियोजित पूंजी से और नियोजित पूंजी के रिटर्न से अनुपात, ब्याज और कर से पहले लाभ का टर्नओवर से अनुपात, प्रति शेयर आय और कंपनी का अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। तो ये 6 में जो भी संकेतक है ये 10 से लेके 25 तक इनको रहता है अलग अलग, ठीक है। अब 6 हैं, 6 में 100 आना चाहिए इंडिकेशन में, तो किसी को 10 होगा, किसी को 10, 25 जो भी ऐसे है, कुल मिला के 6 मिला के 100 है। और इनमें से 6 संकेतों को अगर समग्र स्कोर 60 आ रहा है या उससे अधिक आ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 3 में से उसे उत्कृष्ट या बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, तब यह विचार किया जा सकता है कि उसे नवरत्न का दर्जा दिया जाए। नवरत्न का दर्जा मिलने से लाभ क्या होगा, तो देखिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक निगम बिना किसी पूर्व सरकारी मंजूरी के किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती हैं। इससे वे ज़्यादा वित्तीय और फाइनेंशियल स्वायत्तता का अनुभव करती हैं। ये कंपनियां संयुक्त उद्यम कर सकती हैं, सहायक कंपनियां बना सकती हैं, बिना सीधे सरकारी हस्तक्षेप के विलय या अधिग्रहण भी कर सकती हैं। ये कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र व्यवसाय और निवेश निर्णय भी ले सकती हैं, और ये कंपनियां जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रवेश कर पाएंगी। अर्थात ये कंपनियां सख्त नौकरशाही बाधाओं के बिना रणनीतिक गठबंधन बना सकती हैं, वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकती हैं। तो ऐसे में नवरत्न कंपनियों को, अगर जिससे किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया तो उसे विस्तृत रूप से स्थिर भी माना जाता है, जिससे ज़्यादा निवेशकों को आकर्षित करने और शेयर धारकों को बेहतर लाभ मिलता है। यानी जैसे ही इसे आईआरसीटीसी को दर्जा देने की बात की गई, 4% उसके शेयर की कीमत बढ़ गई, क्योंकि अब ये इसकी स्थिति जो है एक बेहतर स्थिति में हो गई है। माना गया है कि फाइनेंशियली ये बेहतर कंपनी है, सरकार इसे अपने रत्न के रूप में मानती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें
हुई है। अब हम अगला देखते हैं, महाकुंभ 2025 में मियावाकी वनारोपण पद्धति का उपयोग। देखिए, जो तस्वीर देख रहे हैं ये इलाहाबाद के एक कूड़ा लैंडफिल जिसे कहते हैं वहां पे था। उसी को एक घने जंगल के रूप में लगभग 5600 स्क्वायर किलोमीटर 5600 स्क्वायर मीटर 56,000 स्क्वायर मीटर के घने जंगल में मियावाकी पद्धति का उपयोग करके बहुत कम समय में 2 से 3 साल के दौरान ही डेवलप किया गया है। और भी कई सारे, एक तो ये है, और भी इलाहाबाद में कई सारे जगहों पर मियावाकी वन पद्धति का उपयोग करके वहाँ पे वनों की संख्या यानी मतलब वृक्षावरण वनावरण को बढ़ाने की कोशिश की गई है। और इसके लिए पद्धति जो अपनाई गई है वही मियावाकी पद्धति है। ब्रिटेन जापान के एक वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने ये पद्धति दिया था और उनका मानना था कि अगर उनमें यह था कि 1 से 2 एकड़ यानी छोटे जगह में ही कई प्रकार के देशज पौधे, इंडिजीनियस पौधे, ये नहीं कि बाहर के पौधे नहीं, कई प्रकार के इंडिजीनियस पौधे को अगर लगा के सही ढंग से मेंटेन कर दिया जाए तो वो 2 से 3 साल में ही वो पूरा एक वन के रूप में डेवलप हो सकते हैं, जबकि नॉर्मली वन डेवलप होने में 20 से 30 साल लगता है। वन मतलब घना एक क्षेत्र जो अपने आप को एक तरह से कह सकते हो कि निर्भर होता है, उन्हें कोई वन में पानी और खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वन का एक अपना कोई सिस्टम होता है जो सेल्फ सस्टेन होता है। तो उस तरह की व्यवस्था आर्टिफिशियल तरीके से बहुत कम समय में 2 से 3 साल कर सकती है, यानी ये लगभग 10 गुना ज्यादा तेजी से कार्य करता है। और ऐसे में शहरी क्षेत्रों में जहां जगह कम है, प्रदूषण बहुत है और आपको वनावरण बढ़ाने के लिए वन लगाने के लिए उतनी जगह नहीं है, तो छोटे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए पहले 2-3 बार चर्चा में रहा था। पहली बार चर्चा में रहा था जबकि सरदार पटेल जी की जब प्रतिमा लगाई गई तो वहां पे मियावाकी वन लगाया गया था। जो है मुंबई में कई सारे इस पर काम किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो भी इसको लेकर अपने मियावाकी वन के लिए आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे चर्चा में है, लेकिन इसके सारे लाभ के साथ कुछ कमियां भी हैं तो हम उनको भी देखेंगे। चर्चा में क्यों है, देखिए, महाकुंभ जो अभी बीता है 45 दिवसीय, उसमें 26 फरवरी को जो समाप्त हुआ, लगभग आंकड़ा बता रहे हैं कि प्रयागराज में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा पर्यावरण को, वो आप समझिए छोटे से जगह में इतने ज़्यादा लोग आ जाएं तो पर्यावरण को कितना ज़्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ा होगा। इसका उदाहरण सिंपल देख लीजिएगा कि अगर आप किसी सिनेमा हॉल में आदमी जाइए, सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में जाइए, बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, अंदर जाएंगे तो नॉर्मल जो है अभी, या एक कमरे में ही अकेले रहिए और उसमें 50 लोग रहिए, कुछ देर में वो कमरा गर्म लगने लगता है। तो वो वही होता है कि हम उत्सर्जन आदि करते हैं। तो जहाँ पे लोग रहते हैं, अब सिर्फ उतना लोग गए होंगे तो ऐसे ही नहीं कि चले गए होंगे, उन्होंने जाने के दौरान विभिन्न सारे साधनों का प्रयोग किया होगा, बहुत सारा किया होगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे इतना बड़ा गैदरिंग होगा वो वहाँ पे पर्यावरण के लिए भी क्षति का खतरा रहता है। तो उसको प्रियम्प्ट करके उसे बेहतर बनाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रयागराज प्रशासन ने, महानगर पालिका ने काफ़ी हद तक व्यवस्था करने के लिए एक पद्धति, मियावाकी पद्धति के जरिए जो है उपयोग किया था, ताकि प्रयागराज में वनीकरण को बढ़ाया जा सके। अब वनीकरण तो एक दिन में तो हो नहीं सकता, उसको समय लगता है, तो उसके लिए वही मियावाकी पद्धति का उपयोग करके किया गया था, जिसमें प्रयागराज प्रशासन ने शहर भर में 56,000 वर्ग मीटर भूमि को जो है इस हिस्से के रूप में कवर किया था। अगर देखा जाए तो इस पद्धति का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में ऑक्सीजन बैंक बनाने और जंगलों को फिर से आबाद करने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल पहले मुंबई, चेन्नई, दुनिया भर में किया जा चुका है। और जैसे मैंने बताया कि सरदार पटेल जी की जहाँ प्रतिमा लगी है वहाँ पे भी इसको वन स्थापित किया गया है। तो मियावाकी पद्धति या मियावाकी वन क्या होता है, तो देखिए, जो मियावाकी है ये एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है, जापान के हैं, डॉक्टर अकीरा मियावाकी। ये जापान के वनस्पति शास्त्री और इकोलॉजिस्ट है, इनका अकीरा मियावाकी। इनके द्वारा ही विकसित एक तकनीक है जिसके तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे, और ये जो प्रजातियां चुनी जाती हैं वो देशज, इंडिजिनस चुनी जाती है, ये नहीं कि कोई विदेशी प्रजाति लाना है। इंडिजिनस प्रजातियों के, विभिन्न प्रजातियों के पौधे एक दूसरे के करीब लगाए जाते हैं, जो अंततः घने शहरी जंगल में विकसित हो जाते हैं। इस पद्धति को 1970 के दशक में विकसित किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य भूमि के एक छोटे से हिस्से के भीतर ही हरित आवरण की जो है मात्रा को बढ़ाना है। इस प्रयोग से पौधों की वृद्धि 10 गुना तेज हो जाती है, जिसके फलस्वरूप विकसित वन 30 गुना अधिक सघन
हो जाते हैं, यानी वो काफ़ी सघन वन हो जाता है। और एक तरह से देखिए वन के जो विकास करने में समय लगता है 20 से 30 साल, उसमें 2 से 3 साल में हो जाता है। विधि देखिए, प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर 2 से 4 विभिन्न प्रकार के देशज या स्थानिक पेड़ इसमें लगाया जाता है। इस पद्धति से उपयोग किए जाने वाले पौधे अधिकतर आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें खाद और पानी जैसे नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि शुरुआत में होती है, लेकिन 2-3 साल बाद ही अपने आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और आत्मनिर्भरता, पेड़ पौधों की जो आत्मनिर्भरता होती है या आत्मनिर्भरता जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो वनों की विशेष विशेषता होती है। तो इसी तरह से शहरी स्तर पे मिनी वन हो जाते हैं, जिन्हें मियावाकी पद्धति पर आधारित मिनी वन भी कहा जाता है। इसके अगर देखा जाए कि लाभ क्या है, तो देखिए मियावाकी पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जगह कम है भाई, आपको घर बनाना है, रोड बनाना है, पब्लिक जो है सर्विसेज बनानी है, म्यूनिसिपल सर्विसेज बनानी है, तो जाहिर सी बात है जगह कम है। लेकिन पेड़ पौधे भी चाहिए, क्योंकि सही माने में तो भाई ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन तो आपको पेड़ पौधे ही देंगे ना, मकान और बिल्डिंग और ये सब तो देंगे नहीं। तो आपको पार्क आदि वन आदि लगाया जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में रहता है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण किया जाए छोटे से छोटे जगह में, तो उसमें ये बहुत जो है सीमित स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ उगाने की ये विधि है, ये काम में आ जाती है। और चूंकि देशज पेड़ों का घना और हरा आवरण उस क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जहां पे ये वन स्थापित किए जाते हैं। और एक और लाभ है कि पौधे शुरुआती अवधि के बाद, यानी शुरुआती अवधि में तो इनकी देखभाल करने की जरूरत होती है, इसके बाद ज्यादातर आत्मनिर्भर हो जाते हैं, फिर उन्हें खाद पानी या रख रखाव करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं। फिर उसमें रख रखाव का खर्चा कम हो जाता है शुरुआत के बाद। जबकि अन्य अगर आप पार्क लगाते हैं और विरल जगह पर पौधारोपण करते हैं, तो उन्हें बार बार उनकी देखभाल जो है करनी पड़ती है, खरपतवारों से, जानवरों से, इस तरह से जरूरत पड़ती है। लेकिन ये इतने सघन हो जाते हैं, सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं कि उसी में टूटते रहते हैं, उसी में टूटते रहते हैं, नए निकलते रहते हैं, और वो पूरा जो है आपका वृक्षावरण या वनावरण आपको मिलता रहता है। पौधे वातसर्जन के माध्यम से भी स्थानीय तापमान को नियंत्रित करते हैं, यानी स्थानीय तापमान को आप देखे होंगे, जहां पे जंगल है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, वहां का तापमान आसपास के तापमान से कम होता है। ये जो एक बहुत बड़ी शहर की समस्या है हीट आइलैंड के रूप में। हीट आइलैंड के रूप में क्या होता है कि जो शहर होते हैं वो अपने आसपास के जो वातावरण है, शहर के बाहर के जो वातावरण है, उसकी अपेक्षा वो गर्म हो जाते हैं, तो वो गर्मी के द्वीप के रूप में, उष्मा द्वीप के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसे में अगर उन शहरों में छोटे छोटे स्तर पर भी घने वन हो जाएंगे, तो वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के जरिए इस तरह के हीट आइलैंड के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारे लाभ के बावजूद भी कुछ इसकी कमियां हैं। कमियां ये है कि सबसे पहले इसके लिए शुरुआत में ही काफ़ी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सीमित स्थान में पौधों को जीवित रहने सुनिश्चित करने के लिए कुछ जनशक्ति की आवश्यकता होती है जो उन्हें देखभाल करता है। तो शुरुआत में ही ये काफ़ी खर्चीला हो सकता है इसको मेंटेन करना। हाँ, 2-3 साल बाद फिर ये सेल्फ सस्टेन हो सकता है, लेकिन तब तक इसको देखभाल करने की और इसमें काफ़ी निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं पे नेचुरल जो है कंजर्वेटिव या प्राकृतिक संरक्षणवादी कहते हैं कि मियावाकी वनों को वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से कमी जैसी पृथ्वी को परेशान करने वाली प्रणालीगत समस्याओं के एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये बातें ये लोग क्यों कहते हैं? जैसे अभी दिल्ली में हुआ था कि दिल्ली में मियावाकी पद्धति से वन लगाया जाएगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आ जाएगा? उसके लिए पैसा आएगा जाएगा जो वन का उन्मूलन हो रहा है, तो उसके लिए जो फंड है नेशनल जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन फंड, उसके जरिए पैसे को लगाया जाएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चलो ठीक है भाई, हमने इतना वन उजाड़ दिया है, उसकी जगह कहीं पे 100 एकड़ वन उजाड़ के 4 एकड़ कहीं पे मियावाकी पद्धति से वन लगा देंगे। कहें वो उस चीज को पूरा नहीं कर सकता है, और ये चीजें इनको ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही शहरों में भी मौजूदा शहरी नियोजन विधियां संसाधन उपयोग और अपशिष्ट निपटान के बदले बिना केवल मियावाकी वनों से ही लागत को कम सीमित लाभ ही इसके मिलेंगे, क्योंकि और सारी चीजों के साथ भी इसे जोड़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मियावाकी वन एक विकल्प है जो आपको शहरी चुनौतियों को, शहरी क्षेत्रों में जो जगह की कमी के कारण वनीकरण को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन वो एक तरह से जो पर्यावरण को संरक्षण या वनों को बचाने की जो योजना है, या शहरों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की या ग्रीन बनाने के लिए जो प्रकृति के साथ अनुकूलन की योजना है, उसके विकल्प के रूप में आप करेंगे कि चलो ठीक है यार, वन काट दो,
100 एकड़ वन काट दो, चलो 1-2 एकड़ कहीं मियावाकी वन लगा देंगे, या 30 गुना ज़्यादा होती है तो कहोगे चलो अच्छा 300 एकड़ काट देते हैं, 10 एकड़ कहीं लगा देंगे, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। ऐसा पर्यावरण पारिस्थितिकी वालों को उनका मानना भी है और ये सही भी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिएगा। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, जहाँ से जाके सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।